बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जी स्टार्ट करना है लाइट यूनिट। और इसके जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो बड़े सिंपल हैं। इसमें जो है वो हमने टारगेट करना है डायफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, जो लाइट का यूनिट है। उसके बाद जो है वो कुछ पोर्शन जो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स का है, उसको हमें डील करना है। इसमें डायफ्रैक्शन से रिलेटेड जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उस वाले टॉपिक को हमें अच्छे से जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लाइट। लाइट की जो यूनिट है इसमें से ऑलमोस्ट टू मल्टीपल चॉइस या 2 to 3 पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांस होंगे। सबसे पहले जी, इफ एनीवन आस्क लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट? बेसिकली हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ज़रा लाइट की वेव है तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कहते हैं जी इट इज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन भी देखने जो है सेंस ऑफ, बल्कि उसको हमें कहना चाहिए सेंस ऑफ विजन। सो जो हमें पोर्शन जो है वो देखने के काबिल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, डेट इज कॉल्ड लाइट। सारा का सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन जो है वो हम हमें दिखाई नहीं देता। तो इंसानी आँख जो है सिर्फ इस विजिबल पोर्शन को जो है वो देख सकती है। और ये जो विजिबल पोर्शन है, ये जो है वो 400 नैनोमीटर जो है से लेकर जो है वो कहाँ होता है, 700 नैनोमीटर तक होता है। ये वाला जो पोर्शन है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, विजिबल पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अच्छा जी, अब देखो जी, ये जो है वो कहता है ह्यूमन आई जो है जिसको रिस्पॉन्स कर सकती है वो ये वाला पोर्शन होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास विजिबल पोर्शन है, इसको जो है वो हम कैसे जो है वो कर सकते हैं कि विजिबल पोर्शन जो है इसको इसमें क्या क्या होता है। विजिबल पोर्शन में रेड है, इस पोर्शन को अगर हम डिवाइड करें उसके बाद क्या आता है, ऑरेंज। उसके बाद क्या आता है, येलो। उसके बाद क्या आता है जी, ग्रीन। ये ज़रूरी है लर्न करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर ये हमारे काम आएगा। ग्रीन के बाद क्या आता है जी, ब्लू। ब्लू के बाद क्या आएगा जी, इंडिगो। और उसके बाद जो है वो क्या आता है, वायलेट। सो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास विजिबल पोर्शन होता है रेड से लेकर। अब रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा यानी 700 नैनोमीटर, और वायलेट की सबसे कम यानी कि 400 नैनोमीटर के राउंड बोर्ड होती है। कुछ बुक्स में 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक भी लिखा गया है। अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ जो है वो 400 टू 700 या 380 नैनोमीटर टू जो है वो 760 नैनोमीटर के अराउंड बोर्ड होती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा है बुक्स, डिफरेंट बुक्स में जो सबसे ज़्यादा है वो लिखा हुआ है कि ये जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ जो है वो जो है वो 80 नैनोमीटर से लेकर जो है तो वो कहाँ तक होती है, रेड तक जो है। और रेड जो है वो 760 नैनोमीटर तक जो है इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ की रेंज है। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ है। अगर आप गौर करें तो अगर हम वायलेट से मूव करके रेड तक चले जाते हैं, वायलेट से आपने मूव किया और रेड तक चले गए, तो वेवलेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाती है। फिर से देखो, अगर आप वायलेट से मूव करते हुए रेड तक जाते हो तो वेवलेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो डबल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा कि आपको इनमें से इससे रिलेटेड जो है वो अक्सर क्वेश्चन जो है पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करना है। सो वो याद साथ साथ देखना है। अच्छा, ये जो वायलेट है इसकी जो एनर्जी है, ये इस यहाँ पर रेड की एनर्जी जो है वो होती है, इट्स राउंड अबाउट जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है वो स्टार्ट होके रेड की जो है और वायलेट तक जाके ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें जो है वो अगर आप गौर से देखें तो एनर्जी भी तकरीबन डबल हो रही है। मतलब जो है वो यहाँ पर जो एनर्जी है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर जो है वो कहाँ तक वेरी करती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो रेड की वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी सब, रेड की सॉरी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होती है।
जो कि हम कहते हैं E इज इक्वल टू एच एफ या E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम होती है ना, तो रेड की एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है, और जो वायलेट की तरफ मूव करेंगे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब देखो कि स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो मैंने ये विजिबल पोर्शन जस्ट डिस्कस किया है और विजिबल पोर्शन जो हम कह रहे हैं रेड, रेड से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट जो है। सो इसका मतलब है अगर हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और अगर हम डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है वो लैम्डा यानी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैंने एरो जो ड्रॉ किया ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपवर्ड जो है वो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड आएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अच्छा, डाउनवर्ड जो है वो क्या इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। डाउनवर्ड जो है वो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी का रिलेशन जो है वो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है वो किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। अच्छा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। विजिबल पोर्शन जो है वो जस्ट हमारा इतना है, यानी कि रेड से लेकर वायलेट तक ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा विजिबल पोर्शन है। इसके अलावा जो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन है वो हमें नजर नहीं आता। अच्छा, आपसे एक ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने चैट में इसका आंसर देना सबने। क्वेश्चन ये है जी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास ये कॉस्मिक रेडिएशन से लेकर कहाँ तक है, रेडियो वेव, कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक। ये इनमें से बताएं कि किसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटेस्ट स्पीड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज, एक्स रेज तक किसकी जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है। हाँ जी, आंसर करें जरा जी। सेम फॉर ऑल, आमना अशरफ, ठीक है, याद रखा हो अभी तक आपने इसका आंसर क्लास में। और कोई भाई? सेम सेम फॉर ऑल, गुड जी। अच्छा, इसमें आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे बशिंदे माशाल्लाह बैठे होंगे जिनके अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड सबकी सेम नहीं है। याद रखना, इन फ्री स्पेस जो है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मूव विद द सेम स्पीड। और यही वजह है कि हम जो है वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास जो है देखें यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है कि हम जो है वो यहाँ कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ जो है वो वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल है, कहते हैं ये ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट जो है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो सारे के सारे जो है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहे होते हैं इन फ्री स्पेस जो है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन हर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो रेड से लेकर वायलेट तक, चाहे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, सारे के सारे जो है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही स्पीड से जो है वो मूव कर रही होती हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन फ्री स्पेस। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव विद द सेम स्पीड, एंड दैट इज जो है वो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अभी हमने जो डिस्कस किया है ये सारा का सारा जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसका और विजिबल लाइट का पोर्शन है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो है अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो गैमा रेज की होती है, और सबसे कम जो है वो रेडियो वेव्स की होती है। गैमा रेज की जो एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड वोल्ट होती है, जबकि जो रेडियो वेव है इसकी एनर्जी 10⁻⁻10 जो है के अराउंड जो होती है, 10⁻⁻10 के अराउंड वॉट होती है इसकी जो एनर्जी है। जो गैमा रेडियो वेव है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसमें आएगा। सो इसकी जो एनर्जी है वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसकी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। जो हमारे पास जो है ये वाली पोर्शन ये 10⁻⁻10 आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है रेडियो वेव, और इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा गैमा रेज की होती है, और गैमा रेज अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। और जैसे मैंने कहा ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है मूव विद द सेम स्पीड, एंड दैट इज व्हाट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड।
अच्छा, एक यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला भी है, वैसे वेव्स में भी यूनिट वन में भी आपको बताया था। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सवेल ने जो फॉर्मूला उसका कैलकुलेट किया था थ्योरेटिकली, वो था c इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट म्यू नॉट, ठीक है, ये आपने वैसे ही याद रखना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है वो मैक्सवेल ने जो है स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था मैक्सवेल इक्वेशन से, सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन से। तो ये भी याद रखना आपने, ठीक हो गया। c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी, अब हमने डिस्कस करना है, अभी हम बेसिक्स ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे हैं सारी, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो है इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक वो सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस सोर्स, और एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स वो होता है जिसकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन है, सन की जो है वो अपनी लाइट है, लाइट बल्ब की अपनी लाइट है। तो जिसकी अपनी लाइट हो वो क्या होता है, ल्यूमिनस सोर्स होता है, या उसको हम पॉइंट सोर्स भी कह सकते हैं, ल्यूमिनस सोर्स भी कह सकते हैं। तो सन जो है एक ल्यूमिनस सोर्स है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। तो जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि वो किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सीन थ्रू रिफ्लेक्टेड लाइट, मून जो है, चांद जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मून जो है वो कौन सा है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। जबकि ल्यूमिनस सोर्स जो है वो आपका क्या है, दैट इज सन। अच्छा, अभी जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट। ये भी जो है वो हमें बेसिक्स में रिवाइज करना जरूरी है, हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले जो है 1600 में न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, 1600 में इसने जो है प्रपोज किया कि जो लाइट की जो नेचर है वो क्या है, कर्पस्कुलर नेचर है। देखें चाचा न्यूटन ने कहाँ कहाँ पंगे लिए हुए, चेक करें जरा। उस उन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट भी जो परफॉर्म किया था, जिसको हम न्यूटन रिंग के नाम से जो है वो आपने बुक में पढ़ते हो। तो 1600 में न्यूटन ने ये प्रपोज किया, यानी कि आप देखें 1678 में हाइजेंस की थ्योरी आई थी, उससे भी कितने सौ साल पहले, 16 अराउंड अबाउट 1600 में न्यूटन ने कहा कि लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, कर्पस्कुलर। कर्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले न्यूटन ने ये प्रपोज किया था कि इसकी नेचर पार्टिकल है, लाइट की जो है। आल्दो ही डिड नॉट सक्सीड टू प्रोवाइड एनी प्रूफ कि इसकी जो नेचर है वो कर्पस्कुलर, यानी लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर कैसे है। लेकिन उसने सबसे पहले प्रपोज किया था, उसकी जो थ्योरी है वो 1600 में आई थी। 1678 में एक साइंटिस्ट था हाइजेंस, जिसको हाइजेंस प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं, उसने एक थ्योरी जो है वो पेश की, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, वेव नेचर है। और 1678 में ये थ्योरी आई, और इसको जो प्रूव किया वो किसने प्रूव किया था, अब हाइजन के पास इसका प्रूफ नहीं था, जस्ट इट वाज अ थ्योरी। और 1678 के बाद 1801 में थॉमस यंग, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको YDSC आप बोलते हो। उस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव कर दिया कि लाइट की नेचर कौन सी है, वेव नेचर। तो हाइजेंस की थ्योरी को किसने प्रूव करवाया था जी, थॉमस यंग ने। कब, 1801 में उसने प्रूव कर दिया कि जो लाइट की जो नेचर है वो कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। सो नेक्स्ट जो है इसमें जो है जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 1865 में ज़ाहिर है साइंटिस्ट जो है वो ऑल अदर साइंटिस्ट आल्सो स्टार्ट बिलीविंग कि लाइट की जो नेचर है, जो कि प्रूफ हो गया कौन सी है, वेव नेचर है। तो सारे जो है वो फिर लाइट की नेचर को वेव नेचर कहना स्टार्ट हो गए। लेकिन ब्रेक थ्रू कब आया, जब जो है वो 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है उसने एक सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो बनाई, और एक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं। उसने सबसे पहले बताया कि लाइट जो है इसको मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि उसने कहा कि इसमें जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, और वो जो है वो परपेंडिकुलरली जो है वो रोटेट करती हुई आगे बढ़ती हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोपेल करती हुई आगे बढ़ती हैं। प्रोपल्शन का मतलब होता है धकेलना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड ऑफ ऑन, और इस तरह से वेक्टर रोटेट करते हुए, अगर आप देख सकते हैं कि वेक्टर रोटेट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के साथ आके प्रोपोगेट करते हैं। सो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है उसने जो है लाइट के बारे में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रिप्रेजेंट की, जिसके बाद ब्रेक थ्रू आया और 1905 में आइंस्टाइन ने ये प्रपोज कर दिया कि इसकी जो नेचर है वो कौन सी है, पार्टिकल नेचर है। देखिए स्टार्ट कब हुआ, 1600 में न्यूटन ने कहा, और इसका जो प्रूफ है वो फिर 1905 में जो है वो 1600 के बाद जो है 1905 में आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, वेव नेचर है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की जो नेचर है अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो कौन सी हो गई, ड्यूअल नेचर है। इसका मतलब लाइट की जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल का मतलब इसकी नेचर वेव नेचर की है, इसकी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर भी है। तो दोनों इसकी नेचर है, इसकी नेचर वेव नेचर भी है, इसकी नेचर पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन याद रखना, बट एट ए टाइम ओनली वन नेचर कैन बी एग्जिबिटेड, एक टाइम में सिर्फ एक नेचर एग्जिबिट हो सकती है। और कब कब, व्हेन लाइट हैज टू प्रोपोगेट, इट प्रोपोगेट का मतलब है जब उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इट शोज वेव नेचर। जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह सोर्स से निकलने के बाद मूव करती है तो उसने वेव नेचर एग्जिबिट करनी है। और when it is interacted with some other media, जब किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करना है तब उसने जो है वो कौन सी नेचर शो करनी है, पार्टिकल नेचर। तो एट ए टाइम दोनों नेचर एग्जिबिट नहीं हो सकती, एक टाइम में सिर्फ एक नेचर एग्जिबिट होगी। और जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी वेव नेचर है, जब किसी मीडियम के साथ जाकर उसने टकराना है तो कौन सी नेचर है, तब जो है वो पार्टिकल नेचर है। अब कौन कौन से फिनोमेना हैं जो जो है वो वेव नेचर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें आपके पास रिफ्लेक्शन है, इसी तरह से रिफ्रैक्शन है, ये सारे फिनोमेना जो है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, ठीक है जी, इंटरफेरेंस है जो आप ये पढ़ने जा रहे हो, ये सारे के सारा स्कैटरिंग है, ये सारे जो फिनोमेना हैं ये शो करते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो कौन सी है, वेव नेचर है। तो ये सारे फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, सॉरी ये इंटरफेरेंस जो है, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे फिनोमेना शो करते हैं कि लाइट की नेचर कौन सी है, वेव नेचर है। ठीक है। अच्छा, ये तो सारे बता रहे हैं कि लाइट की नेचर जो है वो वेव नेचर है। वो कौन कौन सी फिनोमेना जो हमें बताएंगे लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है जी। ये इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी आप जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी तरह से जो है इसमें स्कैटरिंग जो है वो हमारे पास जो है एक्सरेज की स्कैटरिंग में आप पढ़ते होते थे। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है जी। ये सारे जितने भी हैं हमारे पास फिनोमेनाज हैं वो बताते हैं कि लाइट, जो पार्ट 2 में खास तौर पे आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो है वो क्या बता रहे होते हैं, लाइट की नेचर कौन सी है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है जी। इसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो है ये सारे फिनोमेना जो पार्ट 2 में आप खास तौर पर पढ़े, स्पेक्ट्रिंग जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये सारे फिनोमेना जो है वो कौन सी नेचर बता रहे होते हैं जी, ये वेव नेचर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग, हाँ जी, इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कॉम्पटन जो है स्कैटरिंग इफेक्ट, ठीक है जी, ये सारे जितने भी हमने पार्ट 2 में खास तौर पर पढ़े हैं, ये सारे के सारे फिनोमेना किसके नेचर को बता रहे होते हैं, ये वेव नेचर के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन जो है वो भी जो है वो, सॉरी पार्टिकल नेचर जो है, पेयर प्रोडक्शन वो भी जो है वो किस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल नेचर। तो ये सारे फिनोमेना जो पार्ट 2 अपने एक्सपेरिमेंट और फिनोमेना पढ़े हैं, ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वाले सारे, ठीक है जी। और ये जो फिनोमेनास है जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, स्कैटरिंग है, ये सारे फिनोमेनास किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप सो, ठीक है जी, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो लाइट की जो नेचर है वो आपको ड्यूअल नेचर है, और ये याद रखना है कि एट ए टाइम सिर्फ वन नेचर एग्जिबिट होती है, और जब लाइट ने प्रोपोगेट करना हो तो फिर जो है वो कौन सी नेचर शो करती है,
वेव नेचर, और जब किसी मीडियम से टकराना हो तो कौन सी नेचर, तब वो पार्टिकल नेचर शो करती है। नेक्स्ट जो है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बेसिक्स में जो आपके पास है वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट हम कहते हैं सच ए सरफेस व्हिच हैव in which all the points are in same phase of vibration। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब है, देखो कोई भी जो पॉइंट सोर्स होगा, जो भी इन लुमिनस सोर्स होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था कि लुमिनस सोर्स होता है, वो जहाँ उनमें से लाइट हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलती है। कहते हैं इन केस ऑफ एनी पॉइंट सोर्स, कोई भी नेचुरल पॉइंट सोर्स है, उसमें से लाइट ने अगर प्रोपोगेट करना है तो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में उसने प्रोपोगेट करना है। तो लाइट ऑलवेज जो है हम ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पॉइंट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, अब देखो कि अगर हम इस एक लाइन इसके नॉर्मल में ड्रॉ कर दें तो उसको हम बोल रहे थे रे ऑफ लाइट। अच्छा, अब ये जो है इसको हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर, सारे सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में। कैसे? सारे के सारे पॉइंट सोर्स से अवे मूव कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो उनकी डायरेक्शन का जो एंगल है वेव फ्रंट के साथ वो क्या है 90। इसका मतलब है सारे टेंजेंशियली आउटवर्ड जा रहे हैं। सबकी स्पीड जो है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो सारे के सारे जो कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, सी स्पीड के साथ जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एक जैसी मोशन जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट वी कैन से कि यहाँ पर जो है सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में, इसलिए हम इन सारे पॉइंट्स को अगर कंस्ट्रक्ट करके एक पूरा जो है वो एक जो है वो स्फीयर बना दें तो उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो है उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। और किसी भी पॉइंट सोर्स से जो कि नेचुरल पॉइंट सोर्स है, फॉर एग्जांपल सन नेचुरल पॉइंट सोर्स है, उसमें अगर लाइट ने ओरिजिनेट होना है तो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होना है। उसके बाद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट अप्रोक्सीमेट जो है क्या होता है प्लेन वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल लाइट फ्रॉम सन रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका क्या मतलब है, देखो जो सन है वो एक लुमिनस सोर्स है, ठीक है जी। अच्छा, सन अगर एक लुमिनस सोर्स है तो लेट्स से कि ये सन है और यहाँ से जो लाइट है वो अब किस फॉर्म में आनी है, वो आ रहा है स्फेरिकल फॉर्म में ही वहां से ओरिजिनेट होनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज करें कि वहां से लाइट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ओरिजिनेट हुई, ठीक है जी। सो लेट से यहाँ से लाइट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में वहां से सन से निकली, तो सन से निकल के उसने कहाँ तक आना है, अर्थ तक आना है, ठीक है। लेट से कि ये अर्थ है, अर्थ तक उसने पहुंचना है। अब सन तक आते आते स्फेरिकल वेव फ्रंट इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसका एक स्मॉल सा जो पोर्शन है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली प्लेन वेव फ्रंट। अब लाइट सन से स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में निकली थी, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है वो क्या बन गया, प्लेन वेव फ्रंट बन गया। सो ये वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लाइट फ्रॉम सन रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। हालांकि वहां से किस फॉर्म में लाइट निकली थी, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है वो क्या बन गई, वो जो है वो प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है। ये सिंपल है, सबको पता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाँ, इससे रिलेटेड ना एक मल्टीपल चॉइस बहुत ज्यादा आता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल इनेबल्स अस टू डिटरमिन व्हाट। ये दो चीजें हमें बता रहा होता है, एक तो न्यू पोजीशन और दूसरा शेप ऑफ वेव फ्रंट जो है, न्यू वेव फ्रंट जो है ये बता रहा होता है। तो आप देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो दैट इज वेरी सिंपल। कहता है एवरी पॉइंट जो है यहाँ पर on this wave front जो है can be considered as a source of secondary wavelet। और कहते हैं कि इसमें जो है वो दूसरा the new wave front consists of a line that is tangent to all the wavelengths। इसका क्या मतलब है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है जी। देखो ये लेट्स से कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पहला जो पार्ट है पार्ट नंबर 1, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। ये जो पहला वेव फ्रंट बनता है ना, फर्स्ट वेव फ्रंट बनता है, याद रखना है ये जो हमेशा किसी भी सोर्स से फर्स्ट वेव फ्रंट बन रहा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। जो सबसे पहला बनता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट का नाम देते हैं,
ठीक हो गया। जो दूसरा बनेगा उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम देंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमेशा जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके बाद जो सेकंड बनेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। अच्छा, अब कहता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दी पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, ये जो सारे के सारे हैं, इट आल्सो बिहेव लाइक अ सोर्स, वो भी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। लेट्स से कि ये सोर्स था, अब सोर्स ने पहला प्राइमरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट किया, वो स्फेरिकल था। अब सोर्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आगे कौन से वेव फ्रंट बनाएंगे, वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनाएंगे बाय नेचर जो है। अब वो जो छोटे छोटे स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। तो उनको हम वेवलेट्स का नाम दे देते हैं। तो ये जो है वो वेवलेट्स का मतलब कि ये जो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट है उसने जो आगे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है ना, छोटे छोटे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ बन रहे हैं उनको हम नाम क्या दे देंगे, वेवलेट का नाम देंगे। अच्छा, अब ये वेवलेट जो है इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो फर्दर आगे जो है वो छोटे छोटे वेव फ्रंट बनाएंगे, उनको हम वेव फ्रंट्स का नाम देंगे। अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे वेव फ्रंट बने थे, अगर इनकी हम जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन इनको आपस में जोड़ दें तो हमारे पास जो है वो शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट आ जाएगी। हमारे पास यहाँ शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो इन सब को मिलाने से हमारे पास बना है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि प्राइमरी वेव फ्रंट अगर स्फेरिकल था तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी वो भी स्फेरिकल ही बना है। तो हमें न्यू उसकी शेप पता चल गई। अब पोजीशन कैसे पता चला सकते हैं दो वेव फ्रंट्स के दरमियान पोजीशन, वो बड़ा सिंपल है। अच्छा, प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान जो है वो न्यू पोजीशन हमें यानी न्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ न्यू पोजीशन हमने फाइंड करनी है प्राइमरी से सेकेंडरी। तो स्पीड जो है वो जा रहा है, वो किससे मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। लेट्स से जो उसको टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, अगर उसने टाइम जो है वो यहाँ उसको अगर लगा है तो इसका मतलब है जो उसकी न्यू पोजीशन अगर हमें फाइंड करनी हो प्राइमरी वेव फ्रंट से लेकर सेकेंडरी वेव फ्रंट या उससे अगले वाले वेव फ्रंट तक, तो हम जो है वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टी, डेल्टा टी। तो जितना डेल्टा टी होगा उसको हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो न्यू जो है उसकी क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। ठीक हो गया। सो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली हमें जो है वो क्या बता रहा है, लाइट की जो नेचर है वो कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो है वो हमें पता है कि जब दो लाइट वेव जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रेवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एक दूसरे को री करेंगी, आपस में मिलेगी, तो जो है वो सुपरपोजिशन की वजह से जो फिनोमेना अकर करेगा उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अच्छा, अब याद ही रखने वाली बातें, ये सारे मल्टीपल चॉइस हैं। इंटरफेरेंस इज बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज इट मीन, देखो प्राइमरी वेव फ्रंट जो है आगे सेकेंडरी में जो है वो वहां से हर पॉइंट ने आगे जाके जो है वो अपना अपना वेवलेट बनाया, लेकिन सारे वेवलेट्स ने मिल के जो है वो जो क्या बना दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका मतलब है ये जो इंटरफेरेंस है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, यानी इंटेंसिटी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर आप और करें तो यहाँ पर जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जितने भी ब्राइट फ्रिंज बनते हैं उन सब की इंटेंसिटी सेम होती है, जितने भी डार्क फ्रिंज बनते हैं उनकी भी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। सो इंटरफेरेंस बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से आता है। एनर्जी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोबारा फिर सम आप होके इकट्ठी हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बड़ा काम आना है, यहाँ पर वो याद रखना है, मैं वेव्स के चैप्टर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर अगर दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, तो उनकी इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, उनकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो ये यहाँ पे याद रखना आपने। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हम ये डिटेक्टेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है। इट इज द ऑर्डर, विजिबल लाइट में बात कर रहा हूँ, विजिबल लाइट जो है इट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁻⁷ मीटर के अराउंड होती है जो विजिबल लाइट होती है। अब लाइट की वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि उसको जो है वो हम उसके इंटरफेरेंस को अगर ऑब्जर्व करना हो तो दैट इज डिफिकल्ट। उसके लिए क्या करना पड़ता है,
हमें जो है उसको डिटेक्टेबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस इम्पोज करनी पड़ती हैं ताकि हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सके। क्या क्या कंडीशन है? कहते हैं दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है हैविंग सिंगल वेवलेंथ, एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। फिर कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट का मतलब हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज टू ईच अदर होनी चाहिए। अगर वो क्लोज टू ईच अदर नहीं होंगे तब भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा। मैं अभी आगे एक्सपेरिमेंट में भी बताऊंगा कि कितने क्लोज होने चाहिए। लाइट मस्ट भी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, सेम मीडियम में मूव करनी चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सारा सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसको हम कहेंगे कि देन जो है वो हम जितने कंडीशंस कौन सी लगा ली हैं डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की। अब जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 1801 में थॉमस यंग ने भी डिटेक्टेबल बनाने के लिए यही वाली कंडीशंस यूज की थी। लाइट को उसमें मोनोक्रोमैटिक रखा, सोर्सेज जो है उसमें कोहेरेंट रखे। कोहेरेंट का मतलब हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और लाइट रेज जो है वो सेम डायरेक्शन और सेम मीडियम में आके जो है वो अगर इक्वल टू ईच अदर दोनों सोर्स पड़े होंगे तो वो जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे तब जो इंटरफेरेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा? डिटेक्टेबल होगा। ठीक हो क्या? अच्छा जी। इसमें जो है अब जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें पता है कि ज़ाहिर है हाइजन ने जो है वो थ्योरी प्रेजेंट की थी और यंग्स ने जो है इसको परफॉर्म किया था 1801 में। और अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इट इज परफॉर्म टू प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट जो है। सो ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस भी है। अगर कोई आपसे पूछे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसका प्रिंसिपल क्या था, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जैसे मैंने कहा, उसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। उसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो इंटरफेयर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी के लिए परफॉर्म किया गया था। एंड इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। कैसे? देखें 1801 जो है उस जमाने में कोई फिल्टर वगैरह या जदीद फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं थी। सो जैसे हम कहते हैं कि देयर इज नो परफेक्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, बट मोनोक्रोमैटिक लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग फिल्टर्स। तो उस जमाने में जो है इतने परफेक्ट फिल्टर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे जी लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप जो है, सोडियम लैंप से निकलने में लाइट अप्रोक्सीमेटली जो है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, प्योर येलो कलर की लाइट होती है। आजकल जो लेजर्स हैं, इवन खिलौने वाली लेजर्स, उसमें देखो लेजर्स जो है वो हाईली पोलराइज्ड लाइट की एग्जांपल है और उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, प्योर रेड कलर की होती है, प्योर ब्लू कलर की जो लाइट है लेजर जो है, दैट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ जो है मोनोक्रोमैटिक लाइट। सो उस जमाने में चूंकि इतने हाई जो है ना वो जो फिल्टर अवेलेबल नहीं थे हाई क्वालिटी के, सो उसने क्या किया? एक ही सोर्स यूज कर लिया, सोर्स एक ही रखा। अब सोर्स एक रखने से क्या किया उसने? उसके आगे दो स्लिट्स रख दी। स्लिट हम कहते हैं किसी ऐसे होल को, किसी ऐसे जो है वो सुराख को बोलेंगे, किसी ऐसे ऑरिफिस को बोलेंगे जिसका जो साइज है वो कंपेयर एबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा लाइट इज द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू विजिबल लाइट, राइट? इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर के राउंड बोर्ड के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो है लाइट ये जो स्लिट है इसका साइज 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, 1 माइक्रोमीटर या उससे कम होना चाहिए, फिर हम उसको स्लिट बोलेंगे। सो ये उसने उसके सामने दो स्लिट्स रख दी। अब यहाँ आके जब वेव फ्रंट कराया तो ये कौन सा था? प्राइमरी वेव फ्रंट। जब दो स्लिट्स में से गुजरा तो वहां से कौन से बन गए? दो आगे उसकी सेकेंडरी वेव फ्रंट बन। अब ये जो डिवीजन ऑफ क्या होगी? वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है ये आगे जाके जब आपस में मिले तो कुछ पॉइंट्स इनके जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके, कुछ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके। तो यहाँ पर जो है जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहाँ ब्राइट फ्रिंज बना, उसको नाम दे दिया गया मैक्सिमम का, मैक्सिमा का। जहाँ पर डार्क फ्रिंज बना उसको नाम क्या दे दिया? मिनिमम। तो यहाँ पर जो है ब्राइट फ्रिंज जो है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा। और जो डार्क फ्रिंज है उसको क्या बोलेंगे? उसको मिनिमम बोलेंगे। सो उसने इस ऑपरेटर्स को जो है वो सेट इस तरह से किया कि सोर्स एक ही यूज किया लेकिन आगे उसको दो स्लिट्स रख के फर्दर में डिवाइड कर ली, इसलिए इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि एक ही सोर्स यूज करके आगे उसने उससे दो सोर्स ऑब्टेन कर लिए। अच्छा एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइट
coming from the same source must be coherent. अगर लाइट एक ही सोर्स से आ रही हो तो वो याद रखना है कि वो कोहेरेंट होती है। तो इस तरह से उसने जो डिटेक्टेबल कंडीशंस है वो ऑब्टेन कर ली। लाइट चूंकि उसने मोनोक्रोमैटिक ही यूज की थी, तो स्लिट्स को उसने क्लोज टू ईच अदर रखा। उसके बाद उसके पास दो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गए। चूंकि लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, उनका ओरिजिन सेम है, इसलिए वो मस्ट भी क्या होंगी, कोहेरेंट होंगी। सो उसने जो है वो यहाँ से जो है वो apparatus को सेट कर लिया। तो देखिए कितना वाइजली जो है उसने apparatus की सेटिंग की कि उसके पास फिल्टर नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने एक ही सोर्स यूज करके आगे दो स्लिट्स करके कोहेरेंट लाइट ऑब्टेन कर ली। अच्छा अब देखो स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इसकी बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले ना पैरामीटर जो है उनको देखते हैं। पैरामीटर जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डी कब जहां भी आएगा, स्मॉल डी, इसका मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। एल जो है इसका मतलब होगा, कैपिटल एल का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये आपके पास स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है, तो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल एल बोलेंगे। डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बेसिकली क्या है, पाथ डिफरेंस है। डी साइन थीटा यहाँ पर जो है वो पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और जो y है यहाँ पर, y स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से उसका डिस्टेंस। मैं एक डायग्राम ना दोबारा इसको ना आपके सामने जरा ड्रॉ करता हूँ, एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो आपको समझानी है, जरा गौर करते हैं। अच्छा ये है जी इसका स्लिट्स का सेंटर, ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं। लेट से इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं। ये वाली जो ऊपर वाली स्लिट है इसको मैं कह देता हूँ ए है, नीचे वाली जो स्लिट है इसको हम कह देते हैं, नाम दे देता है बी का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ना दो स्लिट्स हो गई। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है वो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो है वो स्क्रीन है। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप करने जा रहा हूँ। देखो ये जो हमारे पास लेट से कि यहाँ पर हम ना एक इस जो हमारे पास ये जो स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं कोई एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ। लेट से कि ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं पी का, इसको नाम लेट से कि हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या पॉइंट पी के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था वो जरा गौर से सुनिएगा। ये जो हमने दोनों स्लिट्स को, ये स्लिट ए और स्लिट बी जो है, इन दोनों का ये जो सेंटर डिवाइड किया हुआ है, ये दोनों का सेंटर है, ये वाला जो है इसको हम उसका सेंटर बोल रहे हैं स्क्रीन का। यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनता है, कभी भी यहाँ पे डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता। फिर बोल रहा हूँ, जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, जिसको बुक में ओ भी कहा हुआ है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है, यहाँ पे कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता, यहाँ हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और क्यों हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, उसकी रीजन ये है कि ए से अगर रे ऑफ लाइट आएगी स्लिट ए से और बी से आएगी तो दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी। चूंकि हाफ में आपने इसको डिवाइड किया हुआ है तो दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी। इसका मतलब है यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। इस वजह से हम इसको जो है वो हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर पे कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता, हमेशा ब्राइट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इसलिए इसको नाम क्या देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सेंटर के ऊपर कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बन सकता। इसके अलावा ये जो हमारे पास पी पॉइंट है, यानी कि जिसको हमें पी कहा है, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज भी बन सकता है और डार्क फ्रिंज भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। अच्छा आप देखें, अब बी पॉइंट के ऊपर बी से जो है वो रे जाएगी, ए से रे जाएगी। अब इन दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ से, ये हमें बताएगा कि ये वाला पाथ डिफरेंस, अब दोनों यहाँ पे ये लेंथ सेम होगी ना, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये पाथ डिफरेंस है दोनों के दरमियान। ये वाला पाथ डिफरेंस जिसको बुक ने बी डी नाम दिया हुआ है, ये हमें डिसाइड करके बताएगा कि पी पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, मैक्सिमम बनना है या मिनिमम बनना है। और अगर हम एंगल यहाँ इसको कह दें थीटा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, डी का, और अगर हम इसको थीटा कह देते हैं तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो ये पाथ डिफरेंस है, इसको फिर हम बोल देते थे डी साइन
थीटा, फिर ये हमारे पास ना d sin थीटा आ जाता था। सो पाथ डिफरेंस यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आइदर जो है जो हमारे पास जो गिवन पॉइंट है पी पॉइंट है वहां पर मैक्सिमम बनना है या मिनिमम बनना है। ठीक है, दोबारा उस तरफ आते हैं। तो हमने बेसिक्स जो है वो आपको बता दिया कि जो सेंटर पॉइंट है ये जो ओ है यहाँ पे हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनना है। इसी वजह से मैंने कहा कि वाई यहाँ क्या है, इस पॉइंट पी का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है। वाई यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा से जो है वो उस पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है। तो ये पैरामीटर पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या बनता है, तो उसके बाद बाकी बात बनेगी। अच्छा, इसके बाद कंडीशंस मैक्सिमा की देख लेते हैं और मिनिमा की देख लेते हैं। अगर तो पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो पॉइंट पी के ऊपर जो है हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है अगर m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर लैम्डा आ जाएगा। अगर m की वैल्यू 2 पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा। m की वैल्यू 3 पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कभी भी ये डेसिमल में नहीं आना, फ्रैक्शन में नहीं आना, आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो इसका मतलब वहां पर हमेशा जो है वो क्या बनेगा, राइट फ्रिंज बनेगा जिसको हम मैक्सिमम बोल रहे हैं। मिनिमा कब बनेगा, मिनिमा तब बनेगा अगर आप देखें वर्डिंग पे गौर करें, वर्डिंग भी याद रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखना है। if path difference is odd integral multiple of half of the wavelength, what does it mean? अब जरा गौर से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ। सेंटर पे मैक्सिमा नहीं बन सकता जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो सेंटर के अलावा जो है वो सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा बनता है, तो सेंटर पे मिनिमा नहीं बन सकता। अब सेंटर के अलावा जो है वो मिनिमा कहीं भी बनेगा। सो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है अगर मैं m की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो आंसर जो है आपका आएगा 1/2 लैम्डा। ठीक है जी। अगर आप इसकी वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर m की वैल्यू, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 3 लैम्डा, सॉरी 1 पुट करते हैं 3 लैम्डा बाय 2 आंसर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 2 पुट कर देते हैं आंसर आपका आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर इस तरह है। इसी तरह से आगे आएगा 7 लैम्डा बाय 2। अब जरा स्टेटमेंट पे गौर करें, ये जो नंबर्स आ रहे हैं साथ जो है वो हमारे पास 1 3 5 7, ये सारे क्या हैं, ये ऑड है, ऑड नंबर्स है ना। तो मैंने बोला ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो ये 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये 3 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 इंटू लैम्डा बाई 2, 7 इंटू लैम्डा बाई 2, यानी ऑड नंबर्स हैं और हाफ ऑफ द वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम कहेंगे एक पार्ट डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तब जो है वहां पर जो है वो मिनिमम बनेगा। और अच्छा, अब यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहां से एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करना है। अब देखो ट्रैप साथ साथ आपको बताते जाते हैं। अब ट्रैप ये है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है इज फाउंड m इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर 1 के ऊपर बनेगा, जबकि m इज इक्वल टू 0 पे जो है वो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। अब राइट फ्रिंज की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है वो 0 के ऊपर जो है वो आपका क्या बना था, सेंट्रल मैक्सिमम। 0 के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम, 1 के ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा, 2 के ऊपर सेकंड मैक्सिमा, 3 के ऊपर थर्ड मैक्सिमा एंड अप टू सो ऑन। लेकिन डार्क फ्रिंज में ऐसा नहीं है। अब जरा गौर से सुनना है कैसे। अगर m इज इक्वल टू 1 है ब्राइट फ्रिंज के केस में, इसका मतलब होगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज m इज इक्वल टू 1 के लिए, और m इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा, वो m इज इक्वल टू 0 पे बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि सेंटर पे कभी मिनिमा तो बन नहीं सकता। इसका मतलब है जब 0 यहाँ लेंगे तो 0 का मतलब होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, 1 का मतलब होगा सेकंड डार्क फ्रिंज, 2 का मतलब होगा थर्ड मिनिमा, और 3 का मतलब होगा फोर्थ मिनिमा। तो इसका मतलब ये हुआ आपने वाइजली वैल्यू पुट करनी है कि जब आपका कंडीशन जो है वो कौन सी गिवन हो, मिनिमम वाली, यानी डार्क फ्रिंज से रिलेटेड को न्यूमेरिकल आता है तो उसमें m की वैल्यू आपने सोच समझ के लगानी है। अगर वो कहता है जी फर्स्ट मिनिमा, तो आपने m की वैल्यू 0 रखनी है।
अगर वो कहता है सेकंड मिनिमा, m की वैल्यू आपने 1 रखनी है एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले बाकी वाले डिस्कस कर लेते हैं आगे, सिंपल है सारा, मेन पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए। पोजीशन फॉर mth ब्राइट फ्रिंज। अब पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट पी है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर जाके बना है। अब लेट से कि ये जो है वो इसकी वैल्यू को हम y कह रहे हैं, हम इसको y m का मतलब कहेंगे तो ये mth पोजीशन को शो करेगा। mth का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 और 4, हो सकता है यहाँ फोर्थ मैक्सिमम बना हो तो मैं इसको y4 कह दूंगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जो है वो फिफ्थ मैक्सिमम बना हो, फिर मैं y5 कह दूंगा। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे mth का मतलब है कोई भी फ्रिंज बन सकता है, वो फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स हो सकता है। तो इसकी जो पोजीशन है, यानी पोजीशन का मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है, उसको हम जो है वाई एम का नाम देते हैं। ठीक है जी। सो पोजीशन फॉर अगर हमें ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वाई एम इज इक्वल टू एम इंटू लैम्डा एल ओवर डी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अगर पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज निकालनी हो, फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और डार्क के लिए क्या था, डी साइन थीटा यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। इसी वजह से यहाँ एम प्लस 1/2 लैम्डा है डार्क के केस में। अच्छा जी, वेवलेंथ अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की फाइंड करनी हो तो इसी वाले फॉर्मूले को रीअरेंज किया, यहाँ से वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, अगर आप देखें वेवलेंथ हमें निकालनी है तो वाई एम मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई एम एल। यहाँ पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, एम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, एल क्या बताया ऊपर, ये सारे पैरामीटर्स मैंने कहा सबसे पहले आपने ये पैरामीटर्स याद करने हैं सारे। एल क्या है, डी क्या है, डी साइन थीटा क्या है, वाई क्या है। ठीक है जी, ये आपको पहले याद होने चाहिए। और वेवलेंथ आप ब्राइट ब्राइट जो है ये ब्राइट आ गई, ये वेवलेंथ किसके लिए आ जाएगी, डार्क के लिए। ठीक है, तो ये वेवलेंथ आप जो है वो डार्क फ्रिंज आ जाएगी, ये डार्क के लिए वो हो जाएगी y इज इक्वल टू वाई एम इंटू डी ओवर एम प्लस 1/2 लैम्डा इंटू एल। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं वो फ्रिंज स्पेसिंग से रिलेटेड आते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है, इट इज द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग होती है, क्या ये एडजेसेंट डिस्टेंस जो है वो ब्राइट ब्राइट के दरमियान होता है या डार्क डार्क के इन बिटवीन होता है, या ब्राइट और डार्क के इन बिटवीन होता है? हाँ जी, आंसर करें जरा चैट में, क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि ये जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है इसका क्या मतलब होता है। फ्रिंज स्पेसिंग क्या ब्राइट ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं, डार्क डार्क के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं, या ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं? हाँ जी जी, डार्क और ब्राइट, पहला आंसर आया जी डार्क और ब्राइट। हाँ जी, फ्रिंज स्पेसिंग आंसर करते हैं, शाबाश। फ्रिंज स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, क्या ये एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज को कहते हैं, टू डार्क फ्रिंज को कहते हैं, या ब्राइट एंड डार्क को कहते हैं? हाँ जी, ए जी, जुनैरा कह रही है जी ए, कुछ कह रहे हैं जी डार्क ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, सबसे ज्यादा बी एंड बी, ब्राइट एंड ब्राइट, टू कंसेक्टिव ब्राइट। ठीक हो गया जी। हाँ जी, और बीबीसी, ठीक है जी। लेजी जिन साहब, बीबीसी का क्या मतलब हुआ, टू कंसेक्टिव डार्क। अच्छा, सुन लें आप गौर से, यहाँ पर जो है आप माशाल्लाह जो है इसमें से आप में से 90% ने जो है वो रॉन्ग आंसर किया है। गौर से सुन लें, जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है इट इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट, टू कंसेक्टिव डार्क। ये जो है वो एडजेसेंट डिस्टेंस होता है टू कंसेक्टिव ब्राइट या टू कंसेक्टिव डार्क। दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस या दो डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं, हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। और ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग का हाफ होगा। तो ये वाला सबसे पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब फ्रिंज स्पेसिंग का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लैम्डा डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। डेल्टा वाई यहाँ फ्रिंज स्पेसिंग है, इस फॉर्मूले से पता चला डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा,
डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी यानी कि स्लिट सेपरेशन जो है उसको अगर हम कम करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ाएंगे, फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है मैंने ऊपर कहा था कि जो हमारे पास यंग बबल्स एक्सपेरिमेंट है उसमें सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, उसको भी जरा देख लें। देखो ये जो सोर्सेज हैं ये वाले एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट्स, ये लेंथ से जो है हमेशा कम होना चाहिए, बल्कि लेंथ l/2 हाफ से कम होना चाहिए। अगर ये वाला डिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स एंड स्क्रीन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है उसको एल बोल रहे हैं ना, अगर ये l/2 से ज्यादा हो जाएगी वाला डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट्स, तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग जो सॉरी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। इस वजह से स्लिट्स जो है इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है जी, एज कम्पेयर टू द लेंथ जो है इसका डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। खैर जी, नेक्स्ट हम बात करने लगे न्यूमेरिकल्स की। अब आपने साथ साथ आंसर करने हैं, आई होप सो कि आप ठीक आंसर करेंगे। पहला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें वाइट लाइट के साथ, जैसे हमने कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस पढ़ी है, तो उसमें हमने कहा मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है सिंगल कलर की। अगर हम व्हाइट लाइट ले लें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। अगर हम यंग डबल एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म करें तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है विल नॉट बी ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कलर हैं फ्रिंजेस वो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इस वाले जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद व्हाइट लाइट, देन ऑन स्क्रीन जो सेंटर फ्रिंज होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा, वो तो वाइट ही होगा। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो वाइट ही होगा, लेकिन साइड्स के ऊपर जो है वो कलरफुल फ्रिंज बनेंगे। लेकिन कलरफुल फ्रिंज होने की वजह से वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग की वजह से हमें जो उसके फ्रिंजेस जो हैं वो जो है वो क्लियर नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं जी, आप ये इसका आंसर आपने देना है जी। इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus is shifted from air to water, then fringe spacing के साथ क्या होगा, जल्दी जल्दी शाबाश, क्विकली, टाइम कम है, आपने अब आंसर देना है इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का। हाँ जी, अगर जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इज परफॉर्म्ड विद सॉरी apparatus shifted फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से हम उसको वाटर में ले जाएं तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं इंक्रीज, कुछ लोग कह रहे हैं डिक्रीज। कितने माशाल्लाह आप सियाने लोग हैं। ए बी सी डी बस रह गया, इसका क्या कसूर है। हाँ जी, आपने आंसर तीनों दे दिए हैं, ए इंक्रीज भी, डिक्रीज भी और रिमेन सेम भी, बस ये डी रह गया बेचारा। तो डी को भी जो है ना गोद ले लो। चलें जी, थैंक यू सैन साहब। हाँ जी, अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पे आंसर है इसका कि अगर हम जो है इसको, अब देखो कॉन्सेप्ट के साथ आंसर देने हैं, यहाँ तुक्के लगाने नहीं है। वो कहते हैं अगर हम ये वाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला ऑपरेटर जो उसको शिफ्ट किया एयर से कहाँ, वाटर में, आप रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये वेव के यूनिट में ये वाला देखें। अगर आप जो है वो मूव कर गए हैं एयर टू वाटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो सिंपल है इसका आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेवलेंथ कम होनी है। आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस, ये आपका बीटा आंसर बनेगा। और क्यों, क्योंकि डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ है। अब ये भी आपने ऊपर पढ़ा है कि डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम होगी तो जाहिर है जो है वो डेल्टा वाई भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब फ्रिंज नैरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बनना था बीटा डिक्रीजेस। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी तरह, इसका भी आपने अब आंसर साथ साथ करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या रिवील करता है। ये चलो ऊपर हम डिस्कस हो गई, ये आसान ही है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या रिवील करता है, लाइट की जो नेचर है वो कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। तो इसका आंसर तो सिंपल है, क्या आंसर होगा, अल्फा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब आपने आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। कहते हैं जी अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को अगर हम हाफ कर दें, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन को डबल कर दें, तो फ्रिंज स्पेसिंग के साथ क्या होगा? जल्दी से क्विकली सॉल्व करें। हरी अब शाबाश। हाँ जी जी, बीटा 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट बीटा, चलें शुक्र है को डेल्टा भी आया, रिमेन सेम, ठीक है बीटा। हाँ जी, ज्यादातर आंसर बीटा है तो आंसर भी इसका बीटा ही है, 4 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा अब देखो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, कैसे 4 टाइम्स होगा? अगर आप और करें तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। वो कह रहा है जी लेंथ को डबल कर दें, इसको भी डबल कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है उसको हाफ कर दें तो ये डी बाई टू कर दिया। अब ये जो टू है ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो टू टू जार क्या हो जाएगा 4, 4 बाहर आ गया इंटू लैम्डा एल ओवर डी। इसका मतलब है जो फ्रिंज स्पेसिंग है ओरिजिनल का क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जिन लोगों का रिमेन सेम आंसर आ रहा है वो दोबारा इस फॉर्मूले को रिविजिट करें। रिमेन सेम उस सूरत में आएगा अगर ये भी डबल कर दें ये भी डबल कर दें, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ हाफ कर दें डी बाई टू भी हाफ कर दें, डी को भी हाफ कर दें, फिर वन बाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, उस सूरत में जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें जी। क्वेश्चन नंबर 5, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड सोर्स इज रिड्यूस टू हाफ देन फ्रिंज स्पेसिंग के साथ क्या होगा? क्योंकि शाबाश, अभी आपकी कॉमन सेंस भी चेक होता है, जल्दी जल्दी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो स्टेटमेंट गौर से नहीं पढ़ते ना तो सॉरी करने की मुझसे जरूरत कोई नहीं है, एग्जामिनर फिर आपसे सॉरी कर लेगा, वो कहेगा भाईजान कंपाउंडर बन जाए आप। हाँ डी डी डी, हाँ जी करें करें शाबाश बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है जी डेल्टा और बीटा, दो आंसर अभी तक आए हैं, डबल और रिमेन सेम। हरी अब शाबाश। डेल्टा, हाँ जी बुजुर्ग सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आंसर जो आपका बनता है वो बनेगा डेल्टा ही आंसर बनेगा, और उसकी रीजन क्या है जरा गौर से सुने। मैंने कहा पैरामीटर्स अच्छे से याद करने हैं आपने, ये सबसे पहला आपका बेसिक काम होगा कि आपने पैरामीटर्स जो है उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब गौर करें तो यहाँ उसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड सोर्स। अब ये सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद आपके पास आता है जी स्लिट्स आती हैं, उसके बाद आपके पास आती है स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को आप डी कहते हो और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को आप एल कहते हैं। अब आपके पास जो फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी वाला जो फॉर्मूला है, लेमडा एल ओवर डी ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें मुझे ये बताएं कहाँ पर इसमें पैरामीटर है जिसमें कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड जो है वो स्लिट्स जो है, उसमें तो है ही नहीं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट नहीं है। इसका मतलब है कि इट विल रिमेन सेम, तो फ्रिंज स्पेसिंग की कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सोर्स को मूव करवाते हैं। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर सोर्स जो है वो स्लिट्स की तरफ आ रहा है, अगर सोर्स स्लिट्स की तरफ आ रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जो फ्रिंजेस हैं जो ब्राइट है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे, जो डार्क है वो और ज्यादा डार्क हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सोर्स को दूर लेके जाओगे तो फ्रिंजेस जो है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज लेस ब्राइट हो जाएंगे, डार्क फ्रिंज लेस डार्क हो जाएंगे, लेकिन फ्रिंज स्पेसिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if young double slit experiment is performed with blue light, बड़ा सिंपल है। अभी अब मैंने आपको जो है वो स्पेक्ट्रम लिखवाया था, और इसीलिए लिखवाया है ताकि जो है ब्लू, पहले जो है वो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, रेड, रेड के बाद क्या आता था ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या था आपके पास येलो, इसी तरह से जो है वो सारा स्पेक्ट्रम आपको जो है लिखवाया है। ऑरेंज के बाद क्या था, हाँ जी येलो, उसके बाद जो है वो क्या आया था जी ग्रीन, उसके बाद क्या था ब्लू, ठीक है जी, नेक्स्ट क्या था ब्लू, उसके बाद क्या था जी इंडिगो, और लास्ट पे क्या था वायलेट। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम वायलेट की है।
तो अगर हम सोर्स जो है वो ब्लू लाइट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे रेड के साथ, आपने ब्लू लाइट के सोर्स को रेड से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब है रेड जो है उसकी वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है। तो अगर ब्लू को आप रेड से रिप्लेस करेंगे तो वेवलेंथ बड़ी है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जी, अच्छा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के आ सकते हैं। सपोज करें आपसे कहा जाए आप जरा गौर से न्यूमेरिकल्स को देखना है, लेट्स से ओके जी, यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट में अगर सेकंड मिनिमा सेकंड मिनिमम अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह अंडरलाइन करके सॉल्व करना है। सेकंड मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब है ये मुझे y की वैल्यू गिवन है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो वैल्यू गिवन है ये m की वैल्यू गिवन है, और चूंकि ये मिनिमा है तो सेकंड मिनिमा कह रहा है तो m की वैल्यू यहाँ मैं क्या लूंगा, 1। अब देखो ना, 0 पे फर्स्ट मिनिमा आता है, 1 पे कौन सा था, सेकंड मिनिमा, 2 पे कौन सा था, थर्ड मिनिमा, 3 पे कौन सा था, फोर्थ मिनिमा, एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ सेकंड मिनिमा है तो m की वैल्यू 1 लेनी है, अगर आपने 2 ले ली तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट देखें, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज जो है, अगर स्लिट सेपरेशन हमें 1 माइक्रोमीटर गिवन हो तो यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा है कि यहाँ आपने जो है वो वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, m की वैल्यू 1 लेनी है सेकंड मिनिमा। तो फॉर्मूला भी यूज करेंगे ym इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी। वाई एम जो है यानी y2 m की वैल्यू 1 रखनी है सेकंड मिनिमा के लिए, y की वैल्यू 10 -4 है, ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। y यहाँ से फाइंड करना है, l की वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू पुट करें, इसको रीअरेंज करें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 2 जो है वो 4 से कैंसिल आउट होकर जो है वो 2 हो जाएगा, 2 3 6 1/6 0.16, तो अप्रोक्सीमेटली 16 नैनोमीटर के राउंड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकंड कह रहा है ब्राइट फ्रिंज जो है इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ, जो है वो इसमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। अब सेकंड ब्राइट कह रहा है तो m की वैल्यू 2 ही लेनी है, ब्राइट में जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मिनिमम वाले में फर्क है, तो m की वैल्यू यहाँ 2 ही लेनी है। एंगल आपको 30 गिवन है। स्लिट सेपरेशन जो है वो कहता है जी ऑफ द स्लिट्स जो है वो हमें फाइंड करनी है। वेवलेंथ अगर 1 नैनोमीटर हो तो d साइन थीटा साइन 30 1/2 होता है, 1/2 है, ये 2 2 जरा उधर जाकर 4 हो जाएगा, ये आपका 4 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब 9th वाला क्वेश्चन, लेट्स से जी आपसे कहा जाए कि इसमें अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व किया गया एट द एंगल ऑफ 30, फर्स्ट डार्क। अब देखो यहाँ अगर फर्स्ट डार्क कह रहा है तो m की वैल्यू में 0 पुट करूंगा। ठीक हो गया। और इसमें भी वो कह रहा है स्लिट सेपरेशन फाइंड करेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो 10⁻⁻7 हो, तो इसमें भी जो कीवर्ड आपका वो यही है कि आपने जो है वो यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी है। साइन 30 1/2 आ जाएगा, ये 0 पुट करेंगे, 1/2 रहेगा, इनको 10⁻⁷ ये से कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर 10⁻⁷ मीटर हो आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल जो है आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने यंग प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट जो कि मेन टॉपिक है इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कल इंशाल्लाह हम जो है डाइफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ ही जो है वो रिमेनिंग टॉपिक जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसको डिस्कस करके इंशाल्लाह जो है वो उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो साथ ही इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया।